Welcome to Vinayaka by Mansi. Today we will do class 9th economics chapter 2 people as resource. इसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई अदर सोर्स रेफर करने की ज़रूरत है। ध्यान से वीडियो को बस देखो और इन्जॉय करो, चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएगी और समझ आ जाएगी। नोट्स चाहिए हो तो PDF कर देना, PDF के लिए कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो चैप्टर की हेडिंग से ही हम डिफ़ाइन करते हैं इसको। पीपल एज रिसोर्स मतलब लोग ही एक रिसोर्स है, इस बारे में ये पूरा चैप्टर है। मतलब जैसे हम अदर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और उनसे पूरा प्रॉपर बेनिफिट निकाल लेते हैं, ऐसे ही लोग भी एक तरीके का रिसोर्स है जो कि बहुत सारे काम कर सकता है। तो इसमें चैप्टर में लोगों को एक रिसोर्स की तरह देखा गया है। कैसे, क्या है, उस पर क्या फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, इस सेंटेंस का, इस बात का, इस फ्रेज का मतलब ये है कि पॉपुलेशन एक एसेट है, संपत्ति है। मतलब जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो जिम्मेदारी या एक बोझ मानने की बजाय दूसरे नज़रिए से अगर हम देखें तो वो एक तरीके से एसेट है। हम बोलते हैं ना कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये तो गलत है। एक तरीके से देखा जाए तो गलत क्यों बोलते हैं हम उसको? गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब जब इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ेगी, उनकी नीड्स भी बढ़ेगी, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए चीज़ें ज़्यादा चाहिए होगी, और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो लिमिटेड है, और जो एरिया है वो उस पर भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन की बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो इस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक जिम्मेदारी, बोझ, लाइबिलिटी है। लेकिन अगर इसके बेनिफिट्स देखें तो इनके कंपैरिजन में बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे, ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी कंट्री की, अलग अलग इन्वेंशंस हो पाएगी क्योंकि डिफरेंट माइंड्स होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। तो ज़्यादा लोग एक तरीके से क्या देख रहे हैं हम, एसेट के तरीके से, रैदर देन अ लाइबिलिटी। ये बात आपको समझ आ जाएगी कि नेगेटिव इफेक्ट्स तो कम होते हैं लार्ज पॉपुलेशन के, बट पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं। बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे भाई, देखो, लार्ज पॉपुलेशन को कैसे हम बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो लाइबिलिटी ना रहे, एसेट हो जाए हमारे लिए, उससे हमें फ़ायदा हो, नुकसान कम हो। देखो, इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर हम पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा ही होएगा ना। अब कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है भाई? उसमें देखो, इंसानों में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उनको एजुकेटेड कर दो, उनकी हेल्थ अच्छी कर दो, उनको मेडिकल केयर अच्छी दे दो, उनको ट्रेनिंग दे दो, जो भी स्किल्स चाहिए तुम्हें उनसे काम करवाने के लिए वो उसकी ट्रेनिंग दो। तो इन्वेस्टमेंट इन तरीक़ों से ही हो सकती है उनमें। जैसे ही हम उनमें ये पॉपुलेशन में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो और ज़्यादा अच्छे लेवल पे प्रोडक्टिविटी हमें देंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, तो ओवरऑल कंट्री की तो ग्रोथ ही है ना। और हमें फिर वो क्या बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल रैदर देन ह्यूमन जस्ट एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो वो ह्यूमन कैपिटल बन गई, हमारी पूंजी बन गई है, क्योंकि इनके पास अब क्या है, स्किल है और प्रोडक्टिव नॉलेज है। तो ये फ़र्क होता है एक लाइबिलिटी में और पॉपुलेशन को कैसे एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स हम किसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब इंसान जो रिसोर्स की तरह ही होता है, एक रिसोर्स है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। देखो, कभी भी ऑफिस में जाते हैं, HR मैनेजमेंट, HR ऑफिस, ये सब होता है ना, HR डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो यही ध्यान रखती है कि ह्यूमंस की जो, ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स है, अगर उनसे हमें काम अच्छे से करवाना है तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उन पे ध्यान दिया जाए, ताकि वो अच्छे से काम करके हमारी अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट हो। ऐसी कंट्री भी यही सोचती है कि इंसान भी एक रिसोर्स है, उस पर अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा, हमारी कंट्री की ग्रोथ ही होगी। देखो, ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है? ह्यूमन कैपिटल नॉलेज हो उस पर, है ना, एबिलिटीज़ हो, स्किल्स हो, एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस हो, जजमेंट हो, विजडम हो, समझदार हो, क्रिएटिविटी हो, तभी तो ह्यूमन कैपिटल है ना, हमारी पूंजी है। वरना अगर ये स्किल्स ही नहीं है तो फिर तो बोझ ही है, वो कैपिटल थोड़ी है। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल के फ़ायदे क्या क्या है, ये मैं ब्रीफली तो आपको बता ही चुकी हूँ। देखो, एक तो प्रोडक्टिव पावर बढ़ती है। एक अनएजुकेटेड इंसान जितना लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी में, वो मजदूरी कर सकता है, मान सकते हैं वो एक एक्सपेक्ट में तो प्रोवाइड कर ही रहा है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं एक एजुकेटेड बंदा है, वो बहुत वेरियस चीज़ों में और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन कर सकता है इकोनॉमी में, ठीक है। जब भी तो एक एजुकेटेड बंदे की जो पे होती है वो ज़्यादा होती है अनएजुकेटेड से, क्योंकि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, स्किल्स ज़्यादा है।
ठीक है। और प्रोडक्टिव पावर बढ़ती है कंट्री की, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि ज़मीन वगैरह हो गई, ये तो फिजिकल रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे इनसे हमें फ़ायदा होता है, ये हमारी कंट्री में ज़्यादा है, तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल भी जब बढ़ती है तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है। अब देखो कई बारी लार्ज पॉपुलेशन है जो उसे हम ओवरलुक कर लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई नेगेटिव साइड की वजह से, कि उनको खाना खिलाने के लिए ज़्यादा खाना चाहिए होगा, एजुकेशन के लिए ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो। बट अगर हम दूसरी साइड देखें तो हम वो बर्डन ना माने उन्हें अगर, तो ये एक तरीके से हमारी प्रोडक्टिव एसेट बन सकती है। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करो, हेल्थ उनको प्रोवाइड कराओ, अच्छी ट्रेनिंग दो, एग्रीकल्चर वर्कर्स है जो उनको टेक्नोलॉजी दो ताकि वो और अच्छे ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्टिविटी कर पाए, इंक्रीज़ अपनी, और साइंटिफिक रिसर्च करो जो उनकी हेल्प हो, क्लाइमेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें दो ताकि उनकी फसल कम से कम ख़राब हो नॉलेज कम होने की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें। और जब हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी इनकम भी अल्टीमेटली बढ़ेगी, तो उनकी लाइफस्टाइल भी इंक्रीज़ होगी, अच्छे लोग हो जाएंगे, पॉवर्टी कम होगी, कितने सारी प्रॉब्लम देखो सॉल्व हो रही है ना एजुकेशन से ही, इसीलिए तो एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया जाता है। हाई प्रोडक्शन होगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब एक कंट्री का नेशनल प्रोडक्ट जितना भी बन रहा है नेशनली लेवल पे, एक कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो बढ़ेगी, तो ग्रोथ तो है ही। ये एक तो ये स्टैटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में ग्रोथ हो गई, और सोसाइटी भी तो डेवलप हो रही है ना इनडायरेक्ट वेज में, जैसे कि एजुकेटेड बंदे हैं उनकी पेमेंट बढ़ रही है, तो जिस तरीके से वो पहले रहते थे अब वो अच्छा तरीका और भी ज़्यादा हो जाएगा, इम्प्रूव्ड लाइफ हो जाएगी उनकी, वो हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, बल्कि जो हम अदर रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे लैंड हो गई, पैसा हो गया और बाकी के रिसोर्सेज, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें ना, ह्यूमन कैपिटल की, तो वो इन अदर रिसोर्सेज से सुपीरियर है। पता है कैसे? देखो ये जो बाकी की चीज़ें, मान लो ज़मीन वगैरह, ये खुद यूज़ नहीं हो सकती, इनका यूज़ करने के लिए क्या चाहिए? एक इंसान। तो ह्यूमन कैपिटल इसीलिए सुपीरियर क्योंकि वो बाकी रिसोर्सेज को भी यूज़फुल बनाता है, वरना ये रिसोर्सेज भी किसी काम के नहीं अगर कोई उनको इस्तेमाल करने वाला ह्यूमन ही नहीं है तो, है ना। ह्यूमन कैपिटल इसीलिए सुपीरियर है। इन्वेस्टमेंट करो इंडिविजुअल में, वो आपको अल्टीमेटली ग्रोथ देगा, और ग्रोथ अल्टीमेटली उस इंडिविजुअल का कैसे फ़ायदा करेगी? उसको ज़्यादा सैलरी दे के, और अदर फॉर्म्स ऑफ चॉइस दे के, अच्छा घर दे के, अच्छी फैसिलिटीज़ दे के, ठीक है। फ़ायदा तो सबका ही है, सोसाइटी का भी और इंडिविजुअल का भी। जैसे कि आपको दो केसेस बताती हूँ। एक फर्स्ट केस में ये देखते हैं, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं एजुकेशन पे अपने बच्चों की। क्यों? क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस पता है एजुकेशन की, और वो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं उनके न्यूट्रिशन पे, हाइजीन पे, गुड हेल्थ पे, ताकि ये अच्छे से पढ़ लिख पाए। अगर ये ढंग से इनकी हेल्थ ही नहीं होगी, हम इसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो इनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी, अल्टीमेटली बेकार है आगे का इनका फ्यूचर अच्छा करने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एजुकेशन की, क्योंकि उन्हें खुद को रियलाइजेशन है एजुकेटेड होने के बाद उनको क्या बेनिफिट्स है, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो कितना डिप्राइव्ड है चीज़ों से, ठीक है। तो ये एक तरीके की वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है इस केस में, जो सदाचारी, सद्गुणी, गुणवान, एक अच्छी साइकिल है। एजुकेटेड पेरेंट्स है तो बच्चा एजुकेटेड होगा, फिर वो अपने बच्चों को एजुकेट करेगा, तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव साइकिल है ना, तो वर्चुअस साइकिल इसे बोलते हैं। ये तो हो गया केस 1। अब यही बात करें अगर हम केस 2 की, जो पेरेंट्स खुद अनएजुकेटेड है, डिसएडवांटेज्ड है, गरीब है, जिन्हें नॉलेज नहीं है चीज़ों की, उन्हें इंपॉर्टेंस क्या पता है एजुकेशन की, तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे भी उस तरीके से ध्यान नहीं देते, और हाइजीन पे भी ध्यान नहीं देते, फिर न्यूट्रिशन पे भी उस तरीके से फोकस नहीं रहता। उन्हें तो बस ये लगता है जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं इन्हें भी यही करनी है, तो वो सोच ही ऐसी है, उन्हें इंपॉर्टेंस क्या पता। तो यहाँ इस केस में कौन सी साइकिल क्रिएट होती है? एक विशियस साइकिल, अनैतिक, हार्मफुल साइकिल। ये पॉजिटिव साइकिल थोड़ी है। देखो मजदूरी करें, ये अच्छी कंडीशन तो होगी नहीं इनके रहने की, इनके घर में भी हाइजीन की प्रॉब्लम होगी, इनके पेमेंट जो है वो भी बहुत कम होती है, तो लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो सोसाइटी तो नुकसान ही है सोसाइटी का इसमें। तो कौन सा केस बेटर है बताओ? ये वाला ना, केस 1। तो एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ह्यूमन एसेट है अगर उस पे इन्वेस्ट की जाए तो। अदरवाइज़ तो देखो लाइबिलिटी है। आप भी हो, अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, घर पे पड़े रहोगे, तो घर वाले भी तो आपको गालियाँ ही देंगे ना, बोझ ही समझेंगे, लाइबिलिटी है, कुछ करता नहीं है ये। लेकिन अगर आप काम करोगे, आप पढ़ोगे लिखोगे, तो वो भी समझेंगे भाई ये हमारा गर्व की बात है, ये हमारी एसेट है, एक पूंजी है।
इसी तरीके से अगर हम एक डेवलप्ड कंट्री जापान की बात करें तो उस कंट्री के डेवलपमेंट का राज क्या है, वो डेवलप्ड और इतनी रिच पता है क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे, अपने लोगों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी अच्छे से। और उनके पास पता है उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कम है। जैसे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्स की, मिनरल्स, ग्रेन्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें या किसी भी और चीज़ों की बात करें तो इंडिया में नेचुरल रिसोर्स अबंडेंट है, बट जापान में वो कम है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने नेचुरल रिसोर्स ना होने की बजाय उस चीज़ को कैसे फुलफ़िल किया, उसकी कमी कैसे पूरी करी, इंपोर्ट करके, और कंट्रीज़ से जहाँ पे भी अवेलेबल है ये चीज़ें वो इंपोर्ट कर ली, तो यहाँ कमी पूरी हो गई। और जो चीज़ें इनके पास खुद है, अदर रिसोर्सेज, उनको उन्होंने एफिशिएंटली यूज़ किया विदाउट एनी वेस्टेज और स्मार्टली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ हो पाए। जैसे कि लैंड का, कैपिटल का, ह्यूमंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा फेमस है जापान। तो इन चीज़ों का पूरा अच्छे से एफिशिएंट यूज़ किया इन्होंने। उससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ये एक डेवलप्ड और रिच कंट्री बन गई जापान। ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, एक डेवलपमेंट का भी राज यही है कि लोगों के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन देखो ज़्यादा होगी तो क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ेगा। लेबर की क्वालिटी अगर बढ़ रही है, क्वांटिटी नहीं, नंबर नहीं, क्वालिटी, जो भी लेबर है वो अच्छे से काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और अल्टीमेट ग्रोथ होगी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, वो कितने टाइप की होती है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो पैसे, जिससे हमें रिटर्न में पैसे मिलते हैं, एक कंट्री की ग्रोथ होती है इकोनॉमिकली। देखो, मैन भी परफॉर्म करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वुमन भी, क्योंकि दोनों ही वर्क करते हैं। लेकिन जो वुमन घर पे काम करती है उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रही, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होगी। यहाँ मनी रिलेटेड चीज़ें आ जाती है जिसके बदले में उसको पैसा मिल रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। एक तो हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। मतलब ये वो सेक्टर होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे कच्चा माल जहाँ पे बन रहा है, निकल रहा है। देखो, जब हम खेती करते हैं तो सब्जियाँ उगाते हैं ना, अब वो उसको एकदम से तो कंज्यूम कर नहीं लेते। जो भी सब्जियों से चीज़ें बनती है मार्केट में, सब्जियाँ तो लोग खरीदते ही हैं खाना बनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उन सब्जियों के अलावा उनसे कई चीज़ें बनती है, जैसे कि आप कुरकुरे खा रहे हो, वो एकदम फील्ड में तो नहीं उग रहे हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में तो आएगा नहीं। वो प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ आएगी जिससे वो कुरकुरे बन रहे हैं, जो सब्जी उसमें इंक्लूड हो रही है, जो भी मटेरियल उसमें इंक्लूड हो रहा है। सपोज़ करो आप आलू के चिप्स खा रहे हो, आलू के जो चिप्स है, आलू की जो खेती हो रही है वो तो आ जाएगी प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जब वो चिप्स में कन्वर्ट होंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो आ जाएगी सेकेंडरी सेक्टर में। और जब वो आके आपको रिटेलिंग शॉप पे मिल रहे होंगे, आप वहाँ से परचेज़ करोगे, तो वो कहाँ आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में। तो ये एक प्रोसेस होता है एक प्रोडक्ट का, जो तीनों सेक्टर के थ्रू जाता है, और अल्टीमेटली ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्राइमरी सेक्टर में ये चीज़ें इसलिए आ जाती है जहाँ कच्चा माल बन रहा होता है, सेकेंडरी में जहाँ वो उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है एक फिनिश्ड गुड में, जो प्रॉपर यूज़ करने के लिए तैयार हो जाए, और यहाँ पे आके वो प्रॉपर यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि सपोज़ करो एक फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर है जो, वो हमें प्राइमरी सेक्टर में तो जाके मिलेगा नहीं, हमें तो वुड चाहिए पहले उसके लिए। वो वुड कहाँ से हमें मिलेगी, जो भी लोग वुड काट रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं, वो काम कहाँ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। कच्चा माल है अभी, ठीक है, यहाँ से आप समझ पाओगे अच्छे से। जब इस वुड को, कच्चे माल को हम किसी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, मान लो चेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो बनने का प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी, वो कहाँ पे होगी, सेकेंडरी सेक्टर में। जो फैक्ट्री आ गई यहाँ पे, है ना, यहाँ फैक्ट्री आ गई, यहाँ लकड़हारे जो काम कर रहे हैं अपना, वो वाला आ गया। अब ये बन गई है चेयर बन के तैयार। अब हमें ख़रीदना होगा तो ना तो हम यहाँ जाएंगे ना हम यहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली हम जाएंगे कहाँ, टर्शियरी सेक्टर में, जहाँ हमें सर्विसेज मिल रही है, सामान मिल रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो वो जो ये चेयर अब बन के किधर जाएगी, रिटेलिंग शॉप्स पे, शोरूम्स पे, वहाँ से हम परचेज़ करेंगे। यहाँ आपको डिफाइन हो गई होगी तीनों एक्टिविटीज़ किस टाइप की होती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा लो। बैंकिंग वगैरह हो गई, हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, एजुकेशन हो गई, सारे टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। जो फाइनल आपको बस इस्तेमाल करनी है चीज़ें, सर्विसेज आपको अवेल करनी है, यूज़ करनी है, चाहे कोई प्रोडक्ट है वो यूज़ करनी है। यहाँ फिनिश्ड गुड्स होते हैं जो कम्प्लीटली बन चुके हैं, फिनिश्ड,
यहाँ पर होता है रॉ मटेरियल, बिल्कुल ही कच्चा माल, और यहाँ हो जाता है इन बिटवीन का फेज, ये ट्रांजिशनल फेज होता है यहाँ पे, ट्रांजिशनल फेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा होता है फिनिश्ड गुड में, ये हो गया ट्रांजिशनल फेज। ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। नहीं हुए होंगे तो कमेंट में पूछ लेना। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है एग्जांपल्स के साथ। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन 3 सेक्टर में तो डिवाइडेड है, लेकिन 2 और इसकी डिवीजन हुई है 2 तरीके से। एक तो मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट, जो मैंने अभी आपको बताया था ना। देखो जिन एक्टिविटीज़ के बदले में आपको कोई बदले में रिम्यूनरेशन मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो आ जाएगी मार्केट एक्टिविटीज़ में। और जिन काम के बदले में आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, पैसा ही नहीं मिल रहा है, वो आ जाएगी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। जैसे कि कोई एक वुमन है, वो घर पे काम कर रही है, हाँ, या फिर कोई किसान है जो खेती कर रहा है, लेकिन बस वो बेच नहीं रहा उसको, जाके खुद कंज्यूम कर रहा है, उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर पा रहा है, बस इतना ही खेती कर रहा है, वो खुद का पेट भर पा रहा है। तो उसको उसके बदले में पैसा तो नहीं मिल रहा, वो मार्केट में तो जा नहीं रहा है उसको वो करने के लिए, सेल करने के लिए, जो बदले में प्रॉफिट मिले या कुछ मिले, सेल्फ कंज्यूम हो रहा है वो। तो यहाँ कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, घर का काम भी हो रहा है। तो ये आ गई नॉन मार्केट एक्टिविटी में, ठीक है। लेकिन बात आती है अगर मार्केट एक्टिविटी की, तो भाई बंदा खेती कर रहा है और उसको मार्केट में बेचने जा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, तो वो हो गया मार्केट एक्टिविटी। देखो दोनों ही काम के 2 एग्जांपल दे दिए आपको, मार्केट एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है और नॉन मार्केट में। अगर अब यहीं कोई लेडी जो काम कर रही है घर में, उससे तो पैसा नहीं मिल रहा नॉन मार्केट, लेकिन कहीं और जाके अगर वो ऑफिस में काम करेगी तो उसे पैसा मिलेगा, तो वो आ गया मार्केट एक्टिविटी में। जस्ट सिंपल एज दैट। ऐसी कोई लैंड है, एक बारी वो बन गई, मतलब एक लैंड अगर एक कंट्री के अंदर है, वो उसकी फिक्स्ड एसेट है। अब वो चाहे एक बंदे से दूसरे बंदे पे जाए, तीसरे बंदे से चौथा बंदा उसको परचेज करे, तो क्या इसका प्रॉफिट मिल रहा है सरकार को ओवरऑल कंट्री देखे? तो नहीं, वो एसेट है, वो पहले से ही है, वो उसको लेने वाले अलग हो गए तो प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है। तो ये नॉन मार्केट हो गई सरकार के लिए। अगर हाँ उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मार्केट एक्टिविटी हो गई। पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो मार्केट एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। जहाँ पैसा और प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी सिंपली नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और कुछ ड्यू टू हिस्टोरिक रीजंस मान लो, या कल्चर के रीज़न मान लो, इसकी वजह से जो लेबर है ना, वो डिवीज़न हो चुकी है उसमें, मतलब मैन और वुमन के अंदर। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैन ही करेंगे, कुछ काम वुमन ही करेगी। ये कल्चरली डिसाइडेड है, सोसाइटी ने डिसाइड किया हुआ है भाई पहले से। किसी किसी रिलीजन में कुछ काम वुमन नहीं कर सकती, किसी में मैन नहीं कर सकते, होता है ना, ये कल्चर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बेसिक बात करें तो मैन क्या है, मैन को कैसे देखा जाता है कि जो पैसा कमा के लाता है घर में, जो फील्ड्स पे काम करता है, प्रोड्यूस जो बनाता है वहाँ पे, वो प्रोड्यूस करता है, वो बेचता है मार्केट में और पैसा कमाता है अपनी फैमिली के लिए। और ये ही जो पैसा कमा रहा है, ये नेशनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन वहीं बात करें अगर वुमन की, डोमेस्टिक कामों का ध्यान देती है, घरेलू कामों को, उसको पैसे तो मिलते नहीं है इसके बदले में, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा इसका काम। लेकिन हाँ, अगर वुमन जाकर बाहर काम करे, लेबर मार्केट में मजदूरी करे और पैसे कमाए, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। जैसे कि ये वुमन फिश सेल कर रही है, तो ये पैसा कमा रही है ना मार्केट में जाके, लेबर मार्केट में है ये, तो इसके कमाए हुए पैसे नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ये डिपेंड करती है एजुकेशन और स्किल पे। देखो अगर कोई लेडी है, उसके पास स्किल और एजुकेशन नहीं है एक मेल के कंपैरिजन में, तो उसको पैसा उस मेल के कंपैरिजन में कम ही मिलेगा। और अगर उसके स्किल और एजुकेशन उसके बराबर है, तो उसको पैसे भी उतने बराबर ही मिलेंगे। तो किस पे डिपेंड करता है ये अर्निंग, एजुकेशन और स्किल पे। और ज़्यादातर जो वुमन है, अब तो देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, अब तो बहुत एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, लड़कियों के भी, गांव वाले एरियाज़ में भी हर चीज़ पे डेवलपमेंट हो ही रही है। तो जो ज़्यादातर वुमन की अगर हम बात करें, तो उनको कम एजुकेशन होती है, लो स्किल होती है, इस वजह से उनको पैसे कम मिलते हैं मैन के कंपैरिजन में। और वो बेचारी कभी कभी कम स्किल होने की वजह से ऐसी जगहों पे काम कर लेती है जहाँ पे उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे प्रोटेक्शन लीगल भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती उनको। तो ये इस टाइप के वर्क को क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर और लो इनकम एम्प्लॉयमेंट। मतलब इरेगुलर मतलब कभी भी निकाला जा सकता है, इरेगुलर है नहीं, कभी काम कर लिया कभी नहीं करा, इनकम भी कम है इनकी। तो ये एजुकेशन और स्किल कम होने की वजह से बेचारी वुमन इनमें इन्वॉल्व हो जाती है। आपको पता चल गया इस टाइप ऑफ जॉब को क्या बोलेंगे, इरेगुलर एंड लो इनकम एम्प्लॉयमेंट। और ये ज़्यादातर जिनके पास कम स्किल है, एजुकेशन है, वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
और लेकिन अगर वुमन हाईली एजुकेटेड है, स्किल्स है उसके पास, तो बराबर पैसा मिलेगा मैन से। देखते हो ना आप ऑफिस में इक्वल लेवल पे काम कर रही है तो इक्वल सैलरी है उनकी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि अलग टॉपिक है, मतलब देखो पॉपुलेशन है ठीक है, क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए ताकि वो हमें बेनिफिट दे। तो क्वालिटी कैसे, एक अगर क्वालिटी अच्छी होगी ना तो इसी से पता चलता है कि कंट्री की ग्रोथ होगी या नहीं। क्वालिटी की नहीं है तो ग्रोथ भी कहीं से ही होगी। तो क्वालिटी ही डिसाइड करती है कि ग्रोथ कंट्री की होगी या नहीं। और क्वालिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, देखो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग हैं या कितने नहीं हैं, इस बात से पता चलती है। हेल्थ कैसी है लोगों की, जो मोस्टली लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि कितने साल एक एवरेज इंसान जी रहा है एक कंट्री में, मतलब 70 साल लोग जीते ही जीते हैं, तो एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। मान लो पहले तो लोग 100 साल जीते थे तो उस टाइम पे बहुत अच्छी थी। हेल्थ अगर अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उससे पता चलता है कंट्री की हेल्थ क्या है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और स्किल कितने हैं कंट्री की पॉपुलेशन में, उससे पता चलेगा भाई कितने फ़ायदेमंद है ये पॉपुलेशन। तो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन अगर है तो एसेट है, अदरवाइज वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी, बोझ, जिम्मेदारी। अब ये बात हो गई इन फैक्टर्स की कि क्वालिटी किस तरीके से हम वो कर सकते हैं इंक्रीज है। आप ओवरऑल समझ ही आ गया होगा स्टार्टिंग में, बस रिपीटेड भी है कुछ चीज़ें ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। एजुकेशन, देखो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ। ग्रोथ हो सोसाइटी की, नेशनल इनकम बढ़े, कल्चरल रिचनेस हो, चीज़ें, एजुकेटेड लोग अच्छे तरीके से कल्चर में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस हो, गवर्नेंस अच्छी तरीके से हो, एक कंट्री अच्छे से काम कर पाए क्योंकि एजुकेशन है, काम करने वाले लोग एजुकेटेड है। कोई गवार गवर्नेंस एक अच्छी पोजीशन में बैठा होगा तो वो तो ढंग से काम कर ही नहीं पाएगा ना। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिग्री वाली एजुकेशन, अदर टाइप ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है। इसी से डेवलपमेंट होती है तो अल्टीमेट ग्रोथ होती है। अब प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल, अब एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो बड़ी वेरियस प्रोविज़न जब भी तो कोई कंट्री की गवर्नमेंट लाती है ना, जैसे कि यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए, मतलब सभी को एजुकेशन एक्सेस होनी चाहिए। सब किसी पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। रिटेंशन होनी चाहिए कि एजुकेशन में अगर कोई स्कूल में जा रहा है तो उसमें टिक रहा है, ये नहीं एडमिशन ले लिया और आता ही नहीं है। रिटेंशन हो, क्वालिटी बढ़े एजुकेशन की, ये नहीं बस कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। और फोकस स्पेशल हो रहा है गर्ल्स पे क्योंकि पहले ही उनमें इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, लोग उन पे ध्यान नहीं देते, बोझ की तरह समझते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर पाए एक सोसाइटी में और बस घर के कामों में ही ना रह जाए। स्कूल्स ज़्यादा अच्छे इस्टेब्लिश्ड हो, और जैसे कि नवोदय विद्यालय ईच डिस्ट्रिक्ट में ये पॉलिसी है होने चाहिए। और वोकेशनल स्ट्रीम जहाँ पे स्किल्स सिखाए जाते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, ताकि वो ऐसे वहाँ से जैसे ही स्ट्रीम से निकले वोकेशनली स्किल एक्वायर करके उनको जॉब मिल जाए, ऑक्यूपेशंस मिल जाए। ऐसे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करो। और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस देखते हुए इंडिया में बजट जो होता है ना, बजट की एलोकेशन के इतना अमाउंट हम एजुकेशन के लिए देंगे, वो भी टाइम के साथ इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि 151 करोड़ था फर्स्ट प्लान में, जैसे 5 ईयर प्लान्स आते थे ना, पहले चलते थे 5 ईयर्स प्लान्स का सिस्टम 1951 के टाइम से। अब ये हो गया है 99,300 करोड़। देखो कितना डिफरेंस है 2020 में, है ना। और एक्सपेंस एजुकेशन पे ज़्यादा हो गया है। पहले जीडीपी का ओवरऑल जो होता था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट खर्चा और चीज़ों पे, एजुकेशन पे बहुत कम होता था, लेकिन अब वो टाइम के साथ बढ़ गया है। जैसे कि 0.64% खर्चा था बस 1951 में और 3.1 हो गया 2019 में। ग्रोथ है ना, देखो लिटरेसी रेट्स भी फिर बढ़ ही रहे हैं। जब इतना फोकस किया जाएगा तो लोग पढ़े लिखेंगे, अनपढ़ लोग कम होंगे, लिटरेट लोग ज़्यादा होंगे। लिटरेसी सिर्फ एक राइट नहीं है, अधिकार नहीं है लोगों का, उसके अलावा वो ज़रूरत भी है। राइट टू एजुकेशन जैसे प्रोविजंस बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि लोगों को एजुकेशन के लिए कोई मना ना करे, वो किसी तरीके से रह ना जाए। इसीलिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो जाता है ना लोगों को, जिनके पास पैसे नहीं भी है, सरकारी स्कूल उनके लिए बने हैं जो प्राइवेट अफोर्ड ना कर पाए। और ये ड्यूटी और एजुकेटेड होना इतना ज़रूरी है ना कि जो एजुकेटेड नहीं होगा, सरकार ने उनको क्या अधिकार दिए हुए हैं वो भी उन्हें कहाँ से ही पता चलेगा अगर उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होगी। तो एजुकेशन ही है ना, अगर अवेयरनेस भी हो रही है तो खुद के अधिकार जानने के लिए भी लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पढ़ ही नहीं पा रहे, लिख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं बातों को भाई कि क्या पॉलिसी है उनके लिए, तो क्या फ़ायदा उठा पाएंगे वो उस चीज़ का। हाउएवर वास्ट डिफरेंसेस, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी जो कुछ सेक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे गए। देखो मेल्स की लिटरेसी ज़्यादा है,
फीमेल्स की कम है। अभी भी फोकस किया जा रहा है, पॉलिसीज लाई जा रही है ताकि ये चीज़ें बराबरी पे आए, दोनों ही ग्रो करे इक्वली। मेल्स ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ओवरऑल अगर देखें तो फीमेल्स कम, ये तो इनइक्वालिटी हो गई ना, इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, रूरल एरियाज़ में अभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इस पर फोकस किया जाना चाहिए। जैसे कि केरला जैसी डेवलप्ड स्टेट्स है जो, वहाँ पे तो लिटरेसी रेट 94% है, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनमें से 94 लिटरेट है। और यहीं अगर बिहार की बात करें तो 62% है जो लिटरेट है, बाकी के इलिटरेट है। तो ये तो डिफरेंसेस है ही ना एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, जो कि नहीं होने चाहिए, सभी ग्रो करने चाहिए। और ये सी चीज़ें कैसे हो सकती है, पॉलिसीज से। जो चीज़ें नहीं है उन पर ध्यान दिया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए ह्यूमन रिसोर्स पे अच्छे तरीके से। प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट से लेके 5th तक स्कूल सिस्टम भी बहुत सालों में बढ़ा है, वो अब बढ़ ही रहा है, एक्सपैंड ही हो रहा है। लेकिन एक्सपैंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट में वो ही देगा कंट्रीब्यूशन, जब तक उसकी क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी, अच्छी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाएगी, ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा, तो क्या फ़ायदा स्कूल खुलने का भी, टीचर्स ही नहीं होंगे तो। और लोग एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा है, मतलब निकल रहे हैं स्कूल से, नाम कट रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर स्कूल एक्सपैंड होने का। तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लाती रहती है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, लाडली योजना हो गई ताकि लड़कियां और पढ़े, लड़कियों की और स्कूल में एंट्री हो, एनरोलमेंट होए। और मिड डे मील्स स्कीम आ गई ताकि लोग खाना, उनको न्यूट्रिशन मिले। इसी लालच में गरीब इंसान भी भेज दे स्कूल में कि चलो हम खाना नहीं दे पाएंगे, वहाँ फ्री में मिलेगा, इस बहाने वो पढ़ भी लेते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स है जिससे इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान का क्या वो है मोटो, सब पढ़े और सब बढ़े। ये एक स्टेप है किसके टुवर्ड्स, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों की सभी को मिल पाए 2010 तक। ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव है कि यहाँ तक ये 2010 तक पूरा हो जाना चाहिए। और ये इनिशिएटिव सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया, इसमें हेल्प ली स्टेट्स की भी पार्टनरशिप थी, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह की, म्यूनिसिपैलिटीज़ की भी और अदर कम्युनिटीज़ की भी, ताकि यूनिवर्सलाइजेशन जो इन्होंने सोचा, इनका जो गोल है कि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिले 6 से 14 साल के बच्चों को, वो इनका गोल पूरा हो पाए। और अदर कोर्सेज भी, स्कूल कैंप्स भी लगे, कई सारे इनिशिएटिव ऐसे लिए जाते हैं ताकि लोग और भी ज़्यादा एडमिशन ले स्कूल्स में और पढ़े लिखे। मिड डे मील स्कीम मैं आपको बता चुकी हूँ, ताकि लोगों की अटेंडेंस बढ़े और बच्चे रिटेन करें स्कूल में। ये नहीं आज एडमिशन तो ले लिया, आ ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। न्यूट्रिशन स्टेटस भी बढ़े उनका, हेल्थ भी अच्छी हो, अच्छा खाना मिलेगा। तो दीज पॉलिसीज़ जो हैं, ये इस टाइप की पॉलिसीज़ पॉपुलेशन को लिटरेट करने में हेल्प करती है। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है, राशन लिख दिया, रेशो, वो इंक्रीज़ हो, मतलब जो लोग एडमिशन ले रहे हैं हायर एजुकेशन में वो भी बढ़े। जब एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं होगी बताओ तो हायर एजुकेशन में कैसे जाएंगे लोग। पहले तो ये बेसिक पूरा होना चाहिए ना, तभी तो जाके हायर एजुकेशन में लोग जाएंगे। तो 18 से 23 साल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, हाई एजुकेशन वो करें, अचीव करें वो। तो 27% थी अगर वो ग्रॉस इनरोलमेंट देखा जाए हाई एजुकेशन में 2019 में, जो कि एक वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है उसी के इक्वल है, कोई ज़्यादा कम नहीं है इंडिया में अगर देखी जाए तो। और वो ये चीज़ क्यों हो पाई, क्योंकि ढंग से चीज़ों पे फोकस किया गया है। जैसे कि क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई, इंक्रीज एक्सेस, मतलब लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड की करवाई गई अच्छे तरीके से, कोई भी इन चीज़ों को लेने से डिप्राइव ना हो पाए, ठीक है, निराश ना हो पाए, किसी को ये चीज़ नहीं मिल रही ऐसी कंडीशन ना आ पाए। इंक्रीज एक्सेस करी, क्वालिटी अच्छी करी, नेटवर्किंग का यूज़ किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, और ऐसी स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम लाए, मतलब जो स्टेट, जिस स्टेट में जिस टाइप का काम होता है उस टाइप के कोर्सेज लॉन्च करना, उस स्टेट वाइज ग्रोथ को देखना, और वोकेशनलाइजेशन यानी कि स्किल उस टाइप के प्रोवाइड कराना जो जॉब मिल पाए उनको। और डिस्टेंस एजुकेशन, जो लोग स्कूल नहीं जा सकते घर बैठ के भी पढ़े और डिग्री हो जाए उनकी, काम भी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि पुअर लोग होते हैं ना जो काम के साथ साथ, भैया स्कूल जाएंगे तो भाई हम इतना कमा नहीं पाएंगे, तो डिस्टेंस एजुकेशन वाली स्कीम आई ताकि लोग पढ़ लिख भी पाएँ काम के साथ साथ। कन्वर्जेंस, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर सब एक तरीके से काम करने लग गए मिलजुल के। ये नहीं कि भाई फॉर्मली स्कूल में ही आओगे तभी आप पढ़े लिखे बन पाओगे, आप घर बैठ के भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें, एक ही स्कूल जो सिर्फ फॉर्मल था वो अब नॉन फॉर्मल काम भी कर रहा है, डिस्टेंस लर्निंग भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अच्छे से ये चीज़ें
पे फोकस करा तो जाके ये सिचुएशन आ पाई कि वर्ल्ड के ही आप इक्वल चल पाए एवरेज में, कि आप 27% इनरोलमेंट रेशो तक पहुंच पाए जो ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है, यानी कि आप ग्रो कर रहे हो ओवर द पास्ट 60 ईयर्स। और अगर देखा जाए पिछले 60 सालों में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस में, हायर इंस्टीट्यूशंस में, जो कि बड़ी है स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में। ये इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि फोकस कर रहे हैं अच्छी तरीके से, इन्वेस्टमेंट हो रही है ह्यूमन रिसोर्स पर। अब हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, जितना हेल्दी एक इंसान होगा उतने अच्छे से चीज़ों पे ध्यान दे पाएगा। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो क्या वो प्रोडक्टिविटी करेगा, क्या ही पढ़ेगा फिर वो। पढ़ लिख लिया, बताओ हेल्थ नहीं है, बस की नहीं है कुछ काम करना, क्या फ़ायदा। तो हेल्थ जो है वो इंसान को उसका क्या पोटेंशियल है वो रियलाइज़ कराती है कि कितना काम वो कर सकता है, कितनी उसकी एबिलिटी है इलनेस को फाइट करने की, कितनी बीमारी से कैसे वो फाइट कर सकता है। हेल्थ अच्छी होगी तो अच्छे तरीके से जल्दी फाइट कर पाएगा। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस अगर है, अगर हेल्थ अच्छी है तो क्या क्या फ़ायदे हैं देखो। कंट्री की ग्रोथ है ओवरऑल, वो ज़्यादा काम कर पाएगा, बेनिफिट होएगा, अर्न ज़्यादा कर पाएगा। अब इम्प्रूवमेंट हेल्थ स्टेटस की कैसे हो सकती है बताओ। हेल्थ केयर सर्विसेज सबको मिल जाए, गरीब को भी अच्छी सर्विसेज मिल जाए, ऐसा ना हो कि गरीब का इलाज ही नहीं हो पा रहा। फैमिली वेलफेयर हो, लोगों के लिए स्कीम्स ऐसी लाओ कि उनकी हेल्थ की स्कीम, हेल्थ पे फोकस हो पाए, अच्छा खाना मिल पाए उनको, न्यूट्रिशन अच्छा मिल पाए। और जो अनप्रिविलेज सेक्शन है, पुअर लोग हैं, वूमेंस है, जो प्रेग्नेंट है, उन पे ध्यान दिया जाए, बच्चों पे ध्यान दिया जाए, हेल्थ ओवरऑल अच्छी हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, हेल्थ का हॉस्पिटल्स खोलो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आम आदमी वालों ने खोले ना मोहल्ला क्लिनिक्स, ताकि हर छोटे छोटे मोहल्ले में भी लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स लाओ, हेल्थ तो इंक्रीज़ होएगी, अच्छी होएगी, इम्प्रूव होएगी। अब ये मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ाएंगे, जिससे ओवरऑल ग्रोथ है कंट्री की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा। अब ये मोर्टेलिटी रेट क्या है भाई? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो है जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब छोटे बच्चे बिल्कुल 1 साल तक की, वो कम डाई करे, कम मरे वो। मतलब छोटे छोटे बच्चे अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उन जो मदर थी उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन कम होने की वजह से या किसी और चीज़ की कमी की वजह से मर जाते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, तो रेट इंक्रीज़ होएगा। लेकिन अगर हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। ऐसी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माएँ जो है, जो जन्म दे रही है बच्चे को, वो जन्म देते टाइम या उसके थोड़े टाइम बाद मर जाती हैं क्योंकि उनकी हेल्थ उस लेवल की नहीं होती। तो उस पर भी ध्यान दिया जाए तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अब तो धीरे धीरे ओवरऑल ध्यान दिया जा रहा है हर जगह पर, बट फिर भी अभी भी कुछ ऐसे जगहें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। ये 2019 की अगर हम बात करें तो 542 मेडिकल कॉलेजेस थे बस इंडिया में, और अभी भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, जिस पर और ध्यान दिया जा रहा है। 313 डेंटल कॉलेजेस थे, और जस्ट 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और चीज़ों में भी और स्टेट्स में भी होना चाहिए ना ये, तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन एस्पेक्ट्स में। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। आप समझते ही हो बेरोज़गारी क्या होती है, जब कोई इंसान काम करना तो चाहता है बट उसको काम नहीं मिल रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट किस केस में हम मानते हैं? व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, जो वेजेस मिल रहे हैं मार्केट में उसी पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना पैसा मिल रहा है इस काम को करने में, तो हमें नहीं करना, उनको करना है इसी पैसे में काम, लेकिन उन्हें फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही, तो वो क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड। अदरवाइज बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती है, हर किसी को अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जा सकता। जैसे कि कोई इंसान है जो घर से बाहर जाके काम ही नहीं करना चाहता, जैसे कि हमारी मम्मी जो हाउस वाइफ है, वो बाहर जाके काम ही नहीं करना चाहती, तो उन्हें अनएम्प्लॉयड थोड़ी कहेंगे हम, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा ही नहीं है, जाएंगी काम करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब यहाँ खुद ही नहीं चाह रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, ये आपकी मर्जी है ये तो। हाँ, अगर आप जा रहे हो काम करने फिर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। और कुछ वर्कफोर्स पॉपुलेशन, मतलब वर्कफोर्स पॉपुलेशन किसको मानेंगे? 15 से लेकर 59 ईयर्स तक के लोग ही काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उन्हें ही वर्कफोर्स में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इससे कम वाले हैं, अगर वो खुद को अनएम्प्लॉयड बता रहे हैं तो वो तो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, क्योंकि 15 से नीचे के बच्चे हैं वो तो चाइल्ड लेबर हो जाएंगे, जो कि बैन है इंडिया में, इलीगल है। चाइल्ड लेबर, खुद को जो बच्चा है वो अपने आप को बेरोजगार बताने लग गया तो वो बेरोजगार थोड़ी है। और यहीं 59 के बाद जो रिटायर हो जाते हैं वो खुद को बेरोजगार बता रहे तो वो भी गलत है,
क्योंकि वो तो अब रिटायरमेंट एज है उनकी। तो हर कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होता, उसकी भी एक कैटेगरी होती है कि किसको अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। जो काम करना चाहते हैं और इस एज लिमिट के अंदर है और उनको काम नहीं मिल रहा, वो है अनएम्प्लॉयड। अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी हम पढ़ेंगे, बट बेसिक ये है। हैंस पीपल बिलो एंड अबव दिस एज हैं, ये तो मैंने बता दिया। इससे कम और इससे ज़्यादा की एज वाले अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में अलग टाइप की होती है, अर्बन एरियाज़ में अलग टाइप की। अर्बन एरियाज़ यानी कि शहर वगैरह आपको पता ही है। रूरल एरियाज़ में किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? सीजनल और डिस्गाइज्ड। अब ये क्या है भाई? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो एक सीज़न में ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं, अदरवाइज दूसरे सीज़न में वो काम कर रहे होते हैं लोग। डिस्गाइज्ड यानी कि गुप्त बेरोजगारी। जो लोग बेरोजगार तो है मगर लग नहीं रहे बेरोजगार, काम तो कर रहे हैं मगर है असल में देखा जाए तो बेरोजगारी। अभी बताती हूँ कैसे, देखो। और अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है ज़्यादातर, जैसे कि पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी वो अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये ज़्यादातर शहरों में ही होता है ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी तो ज़्यादा शहरों में ही है। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट की पहले बात करते हैं, जो कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होती है। एग्जांपल के लिए देखो, ये मोस्टली कहाँ मिलेगी? एग्रीकल्चर वर्कर्स के अंदर, फायर क्रैकर वर्क के अंदर। सीजनल मतलब जब सीज़न होता है तब तो ये लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे ही सीज़न इनका ख़त्म हुआ ये हो गए बेरोजगार। जैसे कि जब खेती का टाइम है, जब सिंचाई वगैरह हो रही है, सोइंग वगैरह चल रही है, थ्रेशिंग वगैरह चल रही है, तब तो ये बिजी रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रहती है इनकी, मज़दूरों को काम भी मिल जाता है अलग अलग फील्ड्स में। जैसे ये सीज़न इनका ख़त्म हुआ फिर ये आ गए भाई बेरोजगार, घर बैठ जाते हैं। तो ये कौन सी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट हुई? सीजनल। एक सीज़न में अनएम्प्लॉयड, एक सीज़न में एम्प्लॉयड, ठीक है। कुछ सम मंथ व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, बस कुछ मंथ्स में ही उनको जॉब नहीं मिल रही होती है, अदरवाइज तो मिल रही होती है ना, कभी कभी बेरोजगारी। ये हो गई सीजनल वाली। जैसे फायर क्रैकर्स देखो, जो भी हम पटाखे दिवाली के टाइम पे जो लोग पटाखे बेच रहे होते हैं, उस टाइम पे तो उनके पास रोजगार होता है। जैसी दिवाली गई वो पटाखे तो बेच ही नहीं सकते, तो वो हो गए बेरोजगार, फिर वो दूसरा काम ढूंढेंगे। ये इस टाइप की जो भी एग्जांपल्स होते हैं जो सीज़न के साथ काम चलता है, वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के। आज तो काम है, अगले इसके बाद ये सीज़न ख़त्म होने के बाद नहीं है भाई हमारे पास कोई काम। जैसे कि वाइट वॉशिंग वाले हो गए, मोस्टली अगर देखें दिवाली के टाइम पे बेचारों के पास काम होता है, फिर ख़त्म ही हो जाता है। अब तो खैर सब ये चीज़ें होती ही रहती हैं, लेकिन मोस्टली एग्रीकल्चर वर्कर्स हो गए इसमें। अब बात हम करेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की, गुप्त बेरोजगारी। मैंने जो आपको बताई, जो लोग दिखते हैं एम्प्लॉयड है लेकिन असल में अनएम्प्लॉयड है। ये कैसे हो सकता है भाई? देखो, जैसे कि एक पूरी फैमिली एक फील्ड पे, एग्रीकल्चर फील्ड पे काम कर रही है और उस फैमिली में है 8 लोग, और काम जो है उस फील्ड पे बस 2 बंदों का ही है। 2 बंदे जितना काम करेंगे उतनी ही प्रोडक्शन होगी, उस 2 बंदों से भी 8 बंदे कर लेंगे तो भी उतनी प्रोडक्शन होगी। मतलब अगर 10 गोभियाँ उगानी है और वो 2 बंदे उगा सकते हैं उस फील्ड में, तो 8 बंदे भी अगर काम करेंगे तो भी 10 ही उगेगी, तो क्या ही फ़ायदा 8 का? 2 ही से ही काम हो जाएगा ये तो 8 ही, जो 6 बंदे हैं ये तो अनएम्प्लॉयड है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। जो दिख तो रहे हैं काम कर रहे हैं लेकिन इनकी ज़रूरत है नहीं, 2 की ज़रूरत है बस। तो ये जो एक्स्ट्रा हो गए ये बेरोजगार है, डिस्गाइज्ड बेरोजगार, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच मोर पीपल आर वर्किंग देन नीडेड। जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो जो ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, वो अनएम्प्लॉयड है। देखो, जैसे कि ये तो आपको समझा ही दिया, जैसे कि मैंने, अगर इन एक्स्ट्रा पीपल को हम निकाल भी देंगे तो क्या काम की प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ ही रहा होता तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती ही नहीं। अगर 2 बंदे हैं, उससे ज़्यादा के जो बंदे थे हम हटा देंगे तो 10 गोभियाँ उगनी है तो वो तो 10 उगेंगी ही होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चले भी गए 8 तो 6 बंदे एक्स्ट्रा जो थे, तो इनके हटने से कोई प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस अनएम्प्लॉयमेंट की एक वो है विशेषता, फीचर। इट रिड्यूसेस। अब देखो, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होती है। ये एक तरीके से ना अनएम्प्लॉयमेंट में जो लोग बेचारा खाली बैठे रहते हैं उसकी हार्डशिप थोड़ी कम कर देता है। जो बंदा बेरोजगार है वैसे बैठा ही है, लेकिन फील्ड में जाके इन 2 लोगों के साथ काम कर रहा है, उसको ऐसा लगेगा मैं कुछ काम कर रहा हूँ। एक तरीके से उनकी हार्डशिप थोड़ी कम हो जाएगी, वो खा पाएगा, उसे लगेगा मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, चाहे अल्टीमेटली देखा जाए कोई फ़ायदा नहीं है उसका, लेकिन उसे लगेगा कि काम कर रहा है। बट अगर ओवरऑल देखें तो क्या फैमिली की जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कम होगी? भुखमरी जो है वो कम होगी? नहीं, वो तो उसी लेवल पे रहेगी। 10 ही गोभियाँ उग रही है, 8 भी बंदे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा तो हो नहीं रही है, तो पॉवर्टी तो है ही है। तो
ग्रेजुअली इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा लेबर है वो माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पैसे कमाने के लिए चली जाती है, जैसे कि गाँव से लोग शहरों में आ जाते हैं काम करने के लिए। ओके, तो माइग्रेशन इसी की वजह से ज़्यादा होती है। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, शहरों में ये होती है। ज़्यादातर जो यूथ होता है मार्टिकुलेशन में 10th करने के बाद, 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद उनके जॉब नहीं मिल रही। देखो कैसा, इस पिक्चर को देखो, ग्रेजुएशन की कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रही है और यहाँ जा रहे हैं अनएम्प्लॉयड हो गए। बीजे अब क्या करें, अब तो कॉलेज भी हो गया, अब तो हम बेरोजगार हो गए भाई। अ स्टडी शोड दैट, एक स्टडी ने ये शो किया कि अनएम्प्लॉयमेंट ना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ज़्यादा है कंपैरिजन टू मार्टिकुलेट्स में, 10th 12th वाले बच्चों को अगर देखें तो उनके कंपैरिजन में, क्योंकि भाई वो इतने लेवल की जो एजुकेशन ले चुके हैं उस पोटेंशियल का, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम ही नहीं मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट भी बेचारे जाके एक 10वीं वाला जो काम कर सकता है वो काम वो कर रहा है। 10वीं के पास के बच्चों के लिए जो जॉब निकली है सरकारी, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर रहा है। तो ये तो बड़ी बुरी सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली है, क्योंकि उसको अपने लेवल की, अपनी क्वालिफाइड जो क्वालिफिकेशन है उसके कंपैरिजन में उसके अकॉर्डिंग जॉब ही नहीं मिल रही है, तो वो लो लेवल पे ही जाएगा बेचारा। तो इसीलिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कंट्री को ध्यान देना चाहिए कि अच्छे से उनकी वो जो ह्यूमन रिसोर्स आप तैयार कर रहे हो वो वेस्ट ना हो, उनका प्रॉपर यूज़ हो, वरना तो ये लाइबिलिटी बन जाएंगे, बोझ बन जाएंगे भाई। एसेट कैसे बनेंगे, ध्यान दो चीज़ों। अनएम्प्लॉयमेंट देखो क्या क्या उसके नुकसान होते हैं। एक तो इकोनॉमी पे लोड बढ़ता है, अगर लोग अनएम्प्लॉयड बेरोजगार ज़्यादा ही हो जाएंगे तो जो काम कर रहा है घर में एक आधा बंदा, उस पर बर्डन बन जाएंगे, है ना। काम करने वाला एक, उसके भरोसे बैठने वाले 10, तो लाइबिलिटी ही है। अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में कि पीपल रिसोर्स तो है, लेकिन अगर ये चीज़ें होगी तो रिसोर्स की जगह लाइबिलिटी हो जाएगा, उसे लाइबिलिटी मत होने दो। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है भाई कंट्री की। अगर अनएम्प्लॉयड है तो, एम्प्लॉयड है तो फिर फ़ायदा ही है, एसेट है फिर तो। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होएगी, अगर बेरोजगारी है तो क्या ही क्वालिटी अच्छी करेगा लाइफ की इंसान अपना, सोसाइटी भी फिर डिक्लाइन ही जाए करेगी एक्सपेक्ट्स में, अदर एक्सपेक्ट्स में। और हेल्थ स्टेटस भी लोगों का कम होगा, हेल्थ पे ध्यान देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो कहाँ से ध्यान दे पाएगा, बड़ी बड़ी सर्विसेज हेल्थ की जो इलाज होते हैं वो कहाँ से वो कर पाएगा, मर जाएंगे लोग, गरीब किसान। विड्रॉल फ्रॉम स्कूल सिस्टम, स्कूल पे भी कौन ध्यान देगा, बेरोजगार है, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, पैसे भी तो चाहिए उसके लिए, फीस। चलो सरकारी स्कूल में करा दिया, ठीक है, वो कर लिया स्कीम्स के थ्रू आगे। और हर किसी पे एजुकेशन तो है नहीं, हर किसी पे एक्सेस है नहीं। गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, चलो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से इन चीज़ों पे फ़र्क तो पड़ता ही है। वेस्ट बन जाएंगे रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स, है ना। अगर वो काम कर रहे होते तो गेन होता, उनसे फ़ायदा होता, अब वेस्ट बन के रह जाएंगे। ओवरऑल ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी की। तो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर है, एक तरीके से किसी कंट्री को देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है इस कंट्री में तो ये एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, अच्छी नहीं है, ग्रोइंग नहीं है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम है किसी कंट्री में तो वो एक अच्छी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। इंडिया में अगर देखें ना, अगर नंबर्स में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। क्यों कम है? नंबर्स में, रिकॉर्ड्स में अगर देखा जाए तो इसलिए कम है क्योंकि जो लोग कम इनकम में भी, प्रोडक्टिविटी में भी जो काम कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयड माना जाता है कि ये रोजगार है, इन पे बेरोजगार ये नहीं है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट दिखती नहीं है उनकी। लेकिन अगर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी हम देखें तो वो जो काम कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, वो ऐसा लगता है कि फोर्स्ड काम कर रहे हैं, जो उन पर थोपा गया, मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है उस लेवल की उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से मजबूरी होगी ना, पढ़े लिखे लोग भी जाके कॉल सेंटरों में जॉब कर रहे हैं तो सेटिस्फाइड थोड़ी ना होंगे, फिर वो उस चीज़ से मजदूरी कर रहे हैं। तो जो लोग काम नहीं करना चाहते वो भी उन्हें करना पड़ रहा है। तो ये तो एक सिचुएशन सही नहीं है, जो कि नंबर्स तो बता नहीं पा रहे हैं इंडिया में, बट एक तरीके से गलत ही सिचुएशन है ना। इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जितनी लोगों की क्वालिफिकेशन है उस लेवल की उन्हें जॉब भी मिलनी चाहिए, है ना। और ये यहाँ पे ये सिचुएशन इसलिए हो जाती है कि जो गरीब इंसान है वो घर पे ऐसे बैठ तो सकता नहीं है कि जितनी मैं क्वालिफाइड हूँ, जितना उसकी वेट करने के लिए बस बैठा रहूँ। उसे कोई भी काम मिलेगा करना ही पड़ेगा, वरना तो खाना कैसे खाएगा, वो अपना पेट कैसे भरेगा। तो ये सिचुएशन आ जाती है फिर ऐसी कंडीशन में कि अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन बंदे को कम काम करना पड़ रहा है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो अर्निंग भी ऐसी जॉब में उनको वही मिलेगी
उसी लेवल के सर्वाइवल हो पा रहा है। और ज़्यादातर ना एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मोस्ट लेबर काम करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा होती है, गुप्त बेरोज़गारी। लेकिन इसी वजह से अब धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसी रीज़न की वजह से रिलाय करना कम कर रहे हैं। पहले ज़्यादा रिलाय करते थे, अब एक ये रीज़न है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग इस पे रिलाय एग्रीकल्चर से कम करके और सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि सेकेंडरी और टर्शियरी जहाँ पे अदर टाइप ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्शन होती है। लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहरों में, और सर्विसेज नई नई भी आने लग गई है, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, जिसमें लोग कोर्सेज कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड उन्हें जॉब भी मिल रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपल एज रिसोर्स, लोगों को रिसोर्स की तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए जो वो एक एसेट बने, और किन चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो लाइबिलिटी भी बन सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट फॉर द PDF if you want it.